Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. So finally coming to the law of demand, जो हमने स्टार्टिंग से बात की थी, प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड पे क्या चेंज आएगा, वो कौन बताता है? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, अगर हम यहाँ पर इसके डेफिनेशन पे नहीं जाए, अगर हम सिंपल से बात करें, सबसे पहले तो ये एक लॉ है। लॉ क्या होता है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। दो उसके कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन जो लॉज होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। ये लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बोलता है कि भाई जब भी प्राइस कोई भी चीज़ के इंक्रीज होंगे तो उस चीज़ की डिमांड डिक्रीज होगी। हमें तो ये पता है क्योंकि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, तब से हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं। प्राइस के इंक्रीज होने पे डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस के डिक्रीज होने पे डिमांड इंक्रीज होगी, और ये ही चीज़ बताता है लॉ ऑफ डिमांड। डेफिनेशन देखेंगे हम। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब उल्टा रिलेशनशिप बताता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। यानी ये क्या बता रहा है कि प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से डिमांड डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से डिमांड इंक्रीज होगी, राइट। और ये चीज़ क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन अदर फैक्टर्स हम कांस्टेंट रखेंगे। अदर फैक्टर्स क्या हो गए? अदर फैक्टर मतलब सब्सटीट्यूट के प्राइस की वजह से क्या चेंज हो रहा है, या फिर इनकम की वजह से क्या चेंज हो रहा है, ये सारे हो गए अदर फैक्टर्स। इसीलिए यहाँ पे देखो वर्ड क्या यूज़ किया गया है? क्वांटिटी डिमांडेड। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड किस वजह से चेंज होती है? ड्यू टू अदर फैक्टर्स। क्वांटिटी डिमांडेड किस वजह से चेंज होती है? ड्यू टू प्राइस। तो प्राइस की वजह से जो चेंज होगा वो क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड जो चेंज होगी वो ड्यू टू अदर फैक्टर्स। लेकिन यहाँ पर ये जो लॉ ऑफ डिमांड है उसमें कुछ अजम्पशंस है, कुछ अजम्पशंस लिए गए हैं। वो क्या अजम्पशंस है? कि भाई हम अदर फैक्टर कांस्टेंट रख रहे हैं। सिंपल सा अजम्पशन कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डू नॉट चेंज, कि हम चाय और कॉफ़ी दोनों मार्केट में, लेकिन हम ये अज्यूम करते हैं कि कॉफ़ी के प्राइसेस चेंज नहीं होंगे। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट, हम ये अज्यूम करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दैट इज शुगर, शुगर के प्राइस भी कांस्टेंट रहेंगे। इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम, लोगों की जो इनकम है वो भी चेंज नहीं होगी। देयर इज नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर, भाई कोई कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। एंड द लास्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स सेम। जैसा कि अभी होता है कि हर दूसरे दिन टेस्ट चेंज होता है, लोगों की प्रेफरेंस चेंज होती है, लेकिन हम लॉ ऑफ डिमांड को एप्लीकेबल करने के लिए हम ये सारी चीज़ों को मानते हैं कि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी, ये आगे आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होगी, राइट। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? इट इज़ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। लेकिन हमने वहाँ पे कुछ अजम्पशंस भी देखे हैं, और ये हैं वो सारे अजम्पशंस। प्लॉट करते हैं हम इसको। ऐसा कुछ हमने प्रीवियस किया है, इसको क्या बोलते हैं प्रीवियस में? डिमांड स्केड्यूल। यहाँ पर ये क्या है? इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, राइट। सो यहाँ पर भी हम देखें तो प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है। इसी को हम अगर ग्राफ में प्लॉट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा डिमांड कर्व। क्वांटिटी डिमांडेड जो है हमारी वो एक्स एक्सिस पे है, जो हमारी प्राइस है वो वाई एक्सिस पे है। क्वांटिटी डिमांड मतलब चेंज इन प्राइस की वजह से जो डिमांड चेंज होती है, और चेंज इन डिमांड मतलब जो अदर फैक्टर्स की वजह से हमारी डिमांड चेंज होती है उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। सो यहाँ पर हमारा ये स्लोप डाउनवर्ड स्लोप है, क्योंकि हमने देखा था बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो अब यहाँ पर जैसा कि हमें क्वेश्चन आता है वैसे आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई क्यों अदर फैक्टर्स को क्यों कांस्टेंट रखा जा रहा है, तो हम इस पे भी पढ़ते हैं। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ऑन मेनी फैक्टर्स बिसाइड द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। If we want to understand the separate influence of one factor, it is necessary that all the other factors are kept constant. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमें पूरी इकोनॉमी में ये देखना है कि भाई प्राइस की वजह से क्वांटिटी पे क्या चेंज आ रहा है, राइट। तो क्योंकि हमें
प्राइस का इफेक्ट क्वांटिटी पे देखना है, इसीलिए हमें अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी में सारे फैक्टर्स तो एप्लीकेबल होते ही हैं, लेकिन हम यहाँ पर डिमांड को पढ़ने के लिए अगर सारे फैक्टर्स को देखने लगे तो हमें क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का रिलेशन नहीं पता चल पाएगा। इसीलिए यहाँ पे सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा गया है और खाली प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन बताया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। फर्स्ट, इनवर्स रिलेशनशिप, जो कि हमने देखा। क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, जो ये लॉ ऑफ डिमांड है वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, ये कोई क्वांटिटी के बारे में नहीं बता रहा है। जैसा कि हमने ये देख लिया कि भाई प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड तो डिक्रीज होगी, लेकिन बाय हाउ मच, बाय व्हाट क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, ये हमें लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। लॉ ऑफ डिमांड हमें खाली रिलेशन बता सकता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का, लेकिन क्योंकि ये हमें ये नहीं बताता कि कितने से डिमांड कम होगी, सो इसीलिए इस स्टेटमेंट को क्वालिटेटिव स्टेटमेंट कहा गया है, ना कि क्वांटिटेटिव। नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, यहाँ पर कोई भी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होता बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जैसा कि अगर मैं बोलूँ कि इफ़ द प्राइस राइजेज बाय 10%, क्वांटिटी डिमांडेड में फॉल बाय एनी प्रोपोर्शन, राइट। अगर जैसे मैं बोलूँ कि 10 रुपीज़ की एक चॉकलेट थी, अब उस पर 10% प्राइस इंक्रीज हुआ, 11 रुपए की वो चॉकलेट हो गई, राइट। तो हमें ये तो पता चल गया कि भाई 10 रुपए से प्राइस बढ़ा है, लेकिन पूरी की पूरी इकोनॉमी में ये 10% प्राइस बढ़ने की वजह से 20% भी डिमांड फॉल हो सकती है, 5% भी डिमांड फॉल हो सकती है और 3% भी डिमांड फॉल हो सकती है। सो कितना भी परसेंट हो सकता है, ये कितना परसेंट होगा ये हमें लॉ ऑफ डिमांड नहीं बता पाता। इसीलिए नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप तो है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी, लेकिन कितने प्रोपोर्शन से चेंज होगी वो हमें नहीं पता। वन साइडेड, लॉ ऑफ डिमांड खाली हमें ये बताता है कि प्राइस की चेंज होने की वजह से डिमांड पे क्या चेंज आएगा, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड हमें ये नहीं बताता कि भाई कोई कारण की वजह से डिमांड की चेंज होने की वजह से प्राइस पे क्या चेंज आएगा, राइट। इसीलिए इसे वन साइडेड कहा गया है कि प्राइस की चेंज की वजह से डिमांड पे क्या चेंज आता है यही पता चल पाएगा, लेकिन डिमांड चेंज होने की वजह से प्राइस पे क्या चेंज आता है ये हमें लॉ ऑफ डिमांड नहीं सिखाता। डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड से पहले हम रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड करेंगे एंड हम उसके कुछ एक्सेप्शंस करेंगे, उसके बाद आएंगे हम डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सो क्यों है डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, हम पहले मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, अगर सिंपल हम वर्ड्स में बोले तो सेटिस्फैक्शन। जैसे हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी ये किया है कि एक यूनिट से मेरे को कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, सेकेंड यूनिट से मेरे को कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, लेकिन अगर यूनिट 1 एक चॉकलेट से मेरे को 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो सेकेंड चॉकलेट से मेरा उससे सेटिस्फैक्शन कम होगा, राइट। मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी और इसी चीज़ को बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे यूनिट्स मेरी इंक्रीज होती जाएगी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमांड भी हमारा कुछ इसी बेसिस पे है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स यूटिलिटी। जैसा हमने देखा कि अगर प्राइस 10 है और मेरी यूटिलिटी उससे 10 की मिल रही है तो यहाँ आके एक कंज्यूमर स्टॉप कर देगा, राइट। लेकिन वहीं अगर प्राइस 11 की हो गई, प्राइस हो गया 11, लेकिन मेरे को उससे सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है 10 का। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक चॉकलेट है जिसकी प्राइस है 10 और मेरे को उससे यूटिलिटी भी कितनी मिल रही है 10 की, तो मैं वो चॉकलेट को परचेज करूंगी। लेकिन अगर प्राइस हो गई 11 तो मेरे को यूटिलिटी तो 10 की मिलेगी, तो क्या अब मैं इस चॉकलेट को परचेज करूंगी? आंसर इज नो, क्योंकि हमने हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में देखा था कि कंज्यूमर कहाँ पे सेटिस्फाई होगा, वेयर MUX इज इक्वल्स टू प्राइस, राइट। और ये सिचुएशन पे वो चीज़ नहीं हो रही है, इसीलिए हमने ये चीज़ डिराइव किया है, इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड में ये चीज़ एप्लीकेबल है, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे ही एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा उससे मिलने वाली यूटिलिटी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी।
नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. Substitution effect refers to substituting one commodity in place of other. हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि भाई लॉ ऑफ डिमांड क्यों एग्जिस्ट करता है. सो लॉ ऑफ डिमांड सब्स्टिट्यूशन के इफेक्ट की वजह से भी एग्जिस्ट करता है. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या हो गया कि टी और कॉफ़ी, तो अगर टी की प्राइस बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे? कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे. तो उसकी वजह से क्या होगा? टी की डिमांड कम हो जाएगी, राइट. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या देखेंगे हम कि हम अभी तक टी कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही टी की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर भी इस वजह से भी एप्लीकेबल हो रहा है, बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट में क्या होगा? अगेन हम टी और कॉफ़ी पी रहे हैं, अगर टी की प्राइस कम हो गई, राइट, तो यहाँ पर टी की डिमांड क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. तो हम देखते हैं ऐसा क्यों. टी की प्राइस जैसे ही कम होगी तो यहाँ पे जो लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई अभी टी की प्राइस कम हो गई यानी ये इन्फीरियर गुड है, तो वो लोग क्या करेंगे? अब टी की प्राइस टी की प्राइस क्योंकि कम हो गई तो कॉफ़ी पीने वाले लोग भी अब टी पीने लग जाएंगे, बिकॉज ऑफ नॉर्मल गुड, राइट. तो यहाँ पर टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. वहीं अगर हम देखें कि टी की प्राइस सपोज कम होने की बजाय अगर टी की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग क्या करेंगे? नहीं, लोगों की इनकम, यहाँ पर हम इनकम इफेक्ट देख रहे हैं. एक बार वापस आते हैं. टी और कॉफ़ी, लोगों की अगर इनकम इंक्रीज हो रही है, हम अभी प्राइस की बात नहीं करें, लोगों की अगर इनकम बढ़ गई तो लोग क्या करेंगे? अरे कि टी तो थोड़ा इन्फीरियर गुड है, चलो हम कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाते हैं. क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया, तो लोग क्या करेंगे? टी को छोड़ के कॉफ़ी कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे, राइट. When the price of a given commodity falls, it increases the purchasing power of the consumer. As a result, he can purchase more of a given commodity with the same income. यहाँ पर दूसरी चीज़ भी है कि जैसे ही प्राइस इनकम लोगों की बढ़ जाती है तो क्या होगा? अगर ये टी को इन्फीरियर गुड मान रहे हैं तो वो कॉफ़ी पे शिफ्ट होंगे. लेकिन अगर यहाँ पे टी को नॉर्मल गुड माना जाए तो क्या होगा? यहाँ पर टी का कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा. तो इनकम के इंक्रीज होने की वजह से गिवन कमोडिटी का डिमांड भी इंक्रीज होता है अगर वो नॉर्मल गुड है. लेकिन अगर वो इन्फीरियर गुड है, इनकम हमारी इंक्रीज हुई. अगर नॉर्मल गुड है तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, लेकिन अगर इन्फीरियर गुड है मतलब उसको कम स्टैंडर्ड का गुड माना जाता है तो उसकी डिमांड डिक्रीज होगी. Additional customer. When the price of commodity fall, many new consumer who were not in the position to buy it earlier due to its high price start purchasing it. अब एक और चीज़ यहाँ पर है कि भाई टी और कॉफ़ी है. एडिशनल कस्टमर मतलब कि जैसे ही भाई इसकी प्राइस कम हुई तो क्या होगा? एडिशनल कस्टमर यहाँ पर आएंगे. यहाँ के लोग सपोज ए और बी यहाँ पर पहले कॉफ़ी पीते थे, सी और डी ए और बी टी पीते थे और सी और डी कॉफ़ी. जैसे ही टी की प्राइस कम हुई, ए और बी ने तो अपना कंजम्पशन बढ़ाया ही, साथ में सी और डी भी टी पीने लग गए. तो इसकी वजह से क्या हुआ? क्योंकि प्राइस कम हो रही है तो डिमांड इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ एडिशनल कस्टमर. ये सारी चीज़ हमें क्या बता रही है? ये सारी चीज़ ये बता रही है कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों एग्जिस्ट करता है. तो लॉ ऑफ डिमांड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से एग्जिस्ट करता है, क्योंकि लोग अपने गुड्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं कि भाई जैसे ही कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई तो चलो टी पे आ जाते हैं, राइट. जैसे ही कॉफ़ी की प्राइस कम हुई तो चलो कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाते हैं. तो लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने गुड्स को. इसी वजह से लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करता है. इनकम इफेक्ट, लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ा देते हैं. एडिशनल कस्टमर इज सिमिलर टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कि जैसे ही टी के प्राइस कम होंगे तो कॉफ़ी के लोग भी यहाँ पर आने लग जाएंगे. तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. डिफरेंट यूजेस. अब एक ही चीज़ के अलग अलग यूज तब होते हैं तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है. और व्हेन द प्राइस ऑफ सच गुड इंक्रीजेस इट्स यूज गेट रिस्ट्रिक्टेड. जैसे कि सपोज अभी मिल्क है, हम मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, फॉर चीज़, फॉर बटर और फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है.
अब सपोज इतनी सारी जगह पे यूज हो रहा है तो इसकी अभी डिमांड कितनी है, 3 डिमांड है। लेकिन जैसे ही मिल्क के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि चलो एक काम करते हैं, हम चीज़ को नहीं, अभी क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा है तो अभी हम चीज़ कंज्यूम नहीं करेंगे, अभी खाली हम बटर और फॉर ड्रिंकिंग पर्पस यूज़ करते हैं। तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। पहले 3 थी और अब 2 हो गई, राइट। सो ये सारे चीज़ें, ये सारे रीजंस है फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। जैसा कि मैंने कहा था कि लॉ ऑफ डिमांड यूनिवर्सल है, लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम वो एक्सेप्शन देखेंगे। फर्स्ट, गिफन गुड। गिफन गुड मतलब इंफीरियर गुड। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं राइस का, कि सपोज जो एक गरीब है वो लो क्वालिटी ऑफ राइस कंज्यूम कर रहा है। अब लॉ ऑफ डिमांड तो हमें क्या बोलते हैं कि जैसे ही प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन गिफिन गुड क्या होता है कि अगर गिफिन गुड की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड भी कम होगी। क्यों? क्योंकि वो इंफीरियर गुड है। और इंफीरियर गुड की अगर कोई भी गुड की डिमांड प्राइस कम होती है यानी वो और ज़्यादा इंफीरियर लो क्वालिटी का हो गया। तो ऐसे गुड्स जो इंफीरियर गुड्स है, जो गिफिन गुड्स है, उसमें लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। उसमें अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज होगी। गिफिन गुड्स ये जो है कॉन्सेप्ट है वो एक साइंटिफिक इकोनॉमिस्ट थे, दैट इज सर रॉबर्ट गिफिन, जिनके थ्रू आया गया था, जिन्होंने ये चीज़ को बताया था। सेकेंड, स्टेटस सिंबल गुड्स, जैसे कि ज्वेलरी हो गई। तो अगेन हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी। लेकिन अगर हम ज्वेलरी की बात करें, राइट, तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी लोग इसको और ज़्यादा डिमांड करेंगे, या फिर हो सकता है वो अपनी डिमांड को स्टेगनेंट रखें। लेकिन उस केस में डिमांड कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो लोगों का स्टेटस सिंबल गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल जो बहुत एक्सपेंसिव, जो बहुत कॉस्टली पेंटिंग्स आती है, तो हम क्या देखते हैं कि कोई पेंटिंग जितनी कॉस्टली होती है वो उतनी ज़्यादा डिमांड में होती है, राइट। सो स्टेटस सिंबल गुड में भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। फियर ऑफ शॉर्टेज। सो फियर ऑफ शॉर्टेज मतलब कि अगर एक इंडिविजुअल है जिसको लगता है कि फ्यूचर में जाके ये गुड खत्म हो जाएगा, ठीक है, फ्यूचर में ये गुड खत्म हो जाएगा, अभी उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, फिर भी वो एक जो इंडिविजुअल है वो उस गुड्स को डिमांड कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि फ्यूचर में जाके उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी। इसीलिए इस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फियर ऑफ शॉर्टेज है। तो अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो भी वो गुड को बाय किया जाएगा, राइट। जैसे इमरजेंसी गुड, अगर ऐसा लगता है कि भाई फ्यूचर में कोई वॉर होने वाला है और उस टाइम पे सारे गुड्स खत्म हो जाएंगे, तो सब क्या करेंगे, उसी टाइम बाय करना स्टार्ट कर देंगे। इग्नोरेंस, अगर कस्टमर इग्नोरेंस है, मतलब उनको पता ही नहीं चल रहा कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो उस केस में भी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैशन रिलेटेड गुड्स, अगर कोई गुड फैशन में है तो उसकी अगर प्राइस कितनी भी हाई हो लोग उसको परचेज करेंगे ही। नेसेसिटी ऑफ लाइफ, मिल्क, राइस, व्हीट, सॉल्ट, ऐसे गुड्स जो हमारे लिए नेसेसिटी है, तो वो गुड्स भी प्राइस को नहीं देखेंगे। उस सिचुएशन में भी प्राइस अगर बढ़ेगी तो लोग उसको परचेज करेंगे। चेंज इन द वेदर। सो अगर वेदर चेंज हो रहा है, जैसे कि अभी रेनी सीजन है, रेनी सीजन में तो जो शॉपकीपर है वो ऐसा करते भी हैं कि रेनी सीजन आते ही वो अपने अम्ब्रेला के प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई इस टाइम पे ये चीज़ ज़रूरी है, तो अगर हम प्राइस इंक्रीज करेंगे तो भी लोग इस चीज़ को डिमांड करेंगे। जैसे ही विंटर्स आती है वैसे ही वुलन क्लोथ्स महंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शॉपकीपर को पता है कि भाई विंटर है, ठंड लगेगी, तो लोग उस चीज़ को परचेज करेंगे, कोट्स को, वुलन जैकेट्स को, वो सारी चीज़ें परचेज करेंगे। तो चेंज इन वेदर अगर होता है तो उस केस की वजह से भी हमारी डिमांड पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो यहाँ पर हमने ये तीनों चीज़ कंप्लीट की, दैट इज रीजन फॉर डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड।